हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट लेक्चर हमने लोगों ने केस जो है सेकंड पे जितने न्यूमेरिकल्स बचे हुए थे उनको शायद सॉल्व कर लिया था। मैंने दो आपको एसएम ट्रिक्स भी बता दी थी, ठीक है। तो अब बेटा हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन। शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ठीक। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे कि ये वेपर फेज का मतलब क्या है, ठीक है। बेटा आज का टॉपिक में अपने को ये समझना है कि जैसे क्या है कि मैंने आपको क्या किया, एक सोल्यूशन दिया, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि एक सोल्यूशन है, तो बेटा सिंपल सी बात है, होमोजेनियस मिक्सचर रहेगा किसका, दो कंपोनेंट का, यानी कि इसमें क्या रहेगा a प्लस बी, दो चीज़ें रहेंगी। क्या इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। तो इस सोल्यूशन के अंदर a और b दो कंपोनेंट हैं। अपन सपोज कर सकते हैं कि एक वोलेटाइल है और एक मोर वोलेटाइल हो, एक लेस वोलेटाइल हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किसको मानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो भी वेपर बनेगी वो सिंपल सी बात है, दोनों की बनेगी। अगर ये दोनों वोलेटाइल नेचर के हैं तो A की भी बनेगी और बेटा B की भी बनेगी। क्या इतनी बात समझ में आती है, सभी की वेपर बनेगी, ठीक है। तो ये भी प्रेशर लगाती है, तो उसे क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे अपने को ये समझना है कि जब ये वेपर फेज में रहेंगे, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या निकालते थे यहाँ पे, ठीक है। इस सोल्यूशन के अंदर अपन दो टर्म यूज करते थे, एक करते थे XA और या क्या करते थे XB, ठीक है। अपन ने क्या किया, एक बार जो है वोलेटाइल और एक बार नॉन वोलेटाइल, दो केस लेकर के अपन ने सॉल्व किया था। एक्स से क्या था, ये था अपना मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। किसमें था ये, जब लिक्विड फेज की बात कर रहे थे तो बेटा मोल फ्रैक्शन, ए का मोल फ्रैक्शन कितना मानते थे, एक्स से। ये क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन लिक्विड फेज। बेटा ये जो हमने निकाला है इसके पहले केस स्टडी फर्स्ट और केस स्टडी सेकंड में एक्स से एक्स भी अपन बार बार निकालते थे, याद होगा आपको, ठीक है। फॉर्मूला भी बताया था, ट्रिक भी बताया था, कैसे याद रखनी है। तो ये जो चीज़ें थी वो किसमें थी बेटा, लिक्विड फेज में। अब अगर मोल फ्रैक्शन यहाँ पे पूछ ले कि बताइए यहाँ पर जो है इस वेपर के अंदर ए के कितने मोल फ्रैक्शन हैं या उसके कितने मोल हैं, बी के कितने हैं। बेटा आज का अपना टॉपिक इसी पर है, इसी को अपने कैलकुलेट करना है। मान लेते हैं कि इसके जो इस वेपर में जो मोल फ्रैक्शन ए का है तो उसे मानेंगे, यहाँ एक्स माना तो उसको वाई मान लेता हूँ, वाई ए मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, वाई बी मान लेते हैं। वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज। किसमें बेटा, ये वेपर फेज में है, ठीक है। और वाई बी क्या मान लिया हमने, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन वेपर फेज, ठीक है। बेटा एक्स ए एक्स बी वाई ए वाई बी ये सब पता है अपने को। क्या है क्वेश्चन में बेटा, एक्स ए एक्स बी दे सकता है और वाई ए वाई बी पूछ सकता है कि वेपर फेज में बताइए कितना हुआ। क्लियर है, तो इसी को अपने को क्या करना है, आज कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है, मोल फ्रैक्शन का वेपर फेज में, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अब अपने पास क्या है, यहाँ पे ये लिक्विड है और ये क्या है, वेपर है, ठीक है। वेपर यानी कि गैस, ठीक है। तो लिक्विड है, तो लिक्विड के लिए हम क्या करते हैं, हम राउल्स लॉ को लगाते हैं, और वेपर के लिए हम क्या करते हैं, गैस के लिए हम डाल्टन्स लॉ को लगाते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग आज ऐसे पढ़ेंगे कि डाल्टन्स लॉ, ये क्या है अपना टॉपिक है, डाल्टन्स लॉ वर्सेस राउल्स लॉ। डाल्टन्स लॉ और राउल्स लॉ का जो है कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पहले, ठीक है। बेटा हम अगर राउल्स लॉ की बात करें तो राउल्स लॉ अपन पढ़ चुके हैं। इसका जो टोटल प्रेशर होता है P ऑफ द सोल्यूशन कितना होता है, P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी। ये किसके अकॉर्डिंग है बेटा, यहाँ जब क्या है राउल्स लॉ लगाते हैं तब राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये है, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा डाल्टन्स लॉ की, तो डाल्टन्स लॉ डीएल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो प्रेशर के लिए उन्होंने क्या बोला था, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये जो बच्चे नहीं जानते उनको बता दो डाल्टन्स लॉ क्या होता है। डाल्टन ने ये बोला कि किसी भी क्लोज कंटेनर के अंदर, ठीक है, क्लोज कंटेनर के अंदर जो किसी भी मिक्सचर ऑफ गैसेस का जो टोटल प्रेशर होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, यहाँ जो टोटल प्रेशर होता है ये मिक्सचर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस के पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है। यानी जैसे नाइट्रोजन एक कंटेनर, उसके अंदर नाइट्रोजन के हमने क्या किए, नाइट्रोजन गैस है, इसका प्रेशर है 2 atm,
और मान लेते हैं इसका कितना है, हाइड्रोजन का है 5 ATM। तो टोटल प्रेशर पूछा जाए तो इंडिविजुअल की सम के क्या होता है, टोटल प्रेशर बराबर होता है, यानी कि 2 + 5 = कितना हो जाएगा 7 ATM। यही कहा था डाल्टन्स का जो है ला था। आगे बात समझ में। अब बात करेंगे डाल्टन के पार्शियल प्रेशर का यही ला है। अब डाल्टन्स ला जब हम इस पर अप्लाई करेंगे तो डाल्टन्स ला में याद रखेंगे, तो डाल्टन्स ला के ये फार्मूला यूज करेंगे अपन। एक स्पेशल फार्मूला है पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस कितना होता है, इसके मोल फ्रैक्शन इनटू जो टोटल प्रेशर होता है P, उसके क्या होता है मल्टीप्लाई में होता है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कंपोनेंट ए का, फॉर कंपोनेंट ए, ठीक है। अगर ए की बात करेंगे बेटा, ए की बात करें, ठीक है, तो उस हिसाब से ए का जो पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है, जो पार्शियल प्रेशर लिया जाएगा तो कौन सा लेंगे अपन, यहाँ पे मान लेते हैं ये क्या है PA है, इसको निकाल लें तो कितना, जब मोल फ्रैक्शन ये किसके लिए है बेटा, ये लिक्विड के लिए था, ये राउट ला किसके लिए, ये लिक्विड के लिए है, ये वेपर डालना वेपर या फिर गैस के लिए होता है। तो गैस के लिए यहाँ मोल फ्रैक्शन किसका रखेंगे, उसी का वेपर फेज में। क्या माना अपन ने YA इंटू क्या मान लिया टोटल प्रेशर P, ठीक है। और राउट लॉ के अकॉर्डिंग सभी जानते बेटा PA = क्या होता है, क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ P0A इंटू XA = क्या हो जाएगा YA इंटू P, ठीक है। तो बेटा YA निकालना था तो YA = क्या हो जाएगा फार्मूला, YA = ये मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा P0A इंटू XA अपॉन P। बेटा ये अपना आ गया सबसे पहला फार्मूला, फार्मूला नंबर 1। क्या इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर क्या है, अगर हमको जो है उस जो है जो भी यहाँ पे जो भी हमने कंपोनेंट लिया है, अगर हमको उसका क्या है, उसका अपने को टोटल इस कंटेनर का टोटल प्रेशर पता हो, ठीक है, और उसके साथ में अपने को, ठीक है, इस एक इंडिविजुअल गैस का जो है पार्शियल प्रेशर पता है, ठीक है, और XA पता हो अगर, यानी उसका मोल फ्रैक्शन पता हो, तो हम क्या कर सकते हैं वेपर फेज में इस फार्मूले में डायरेक्ट रख करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अपन देख सकते हैं दूसरे के लिए, फॉर कंपोनेंट बी के लिए भी देख सकते हैं। बेटा क्या हो जाएगा वही सेम पार्शियल प्रेशर ऑफ बी यानी कि PB = क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन इसका क्या हो जाएगा YB इंटू क्या हो जाएगा P। PB = क्या होता है P0B इंटू XB = हो जाएगा YB इंटू P। तो बेटा YB = क्या हो जाएगा, सेम फार्मूला जाएगा, YB = हो जाएगा P0B इंटू XB अपॉन P। इसको मान लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो बेटा यानी कि अगर ये दिया हो, ये 3 चीज़ें पता है, तो हम वेपर फेज में इन दोनों फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। लेकिन बेटा जब हम थोड़ा सा और अगर आगे चलें तो अपन इससे ही नहीं, एक मैं आपको इसी से डिराइव करके एक स्पेशल फार्मूला बताता हूँ, वो आपको याद जरूर रखना है। तो चलिए इसको थोड़ा सा मैं आगे कॉन्टिन्यूस कर देता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें, ठीक है, इसको रेस कर रहा हूँ मैं, इसी को बेटा आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं बोलूँ इसी को ऐसे कॉन्टिन्यूस करके देखें बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, बेटा इक्वेशन फर्स्ट से अगर मैं बात करूँ कि XA की वैल्यू मुझको पिक आउट करनी है, तो देखेंगे XA = क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट देखेंगे XA = मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या, XA = क्या हो जाएगा YA इंटू रहने देता हूँ, ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूँ YA इंटू P, डॉट लगा देता हूँ, ठीक है, YA इंटू P अपॉन क्या हो जाएगा P0A। आ रही बात समझ में। इसी तरह से अगर मैं यहाँ इक्वेशन और फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, बेटा इक्वेशन सेकेंड से हम बात करें तो हम XB की वैल्यू अगर निकाल लें तो XB = कितना आ जाएगा, सेम जैसे ये है वैसे ही भी आ जाएगा, क्या जाएगा ये YB इंटू P अपॉन क्या हो जाएगा P0A। कितनी बात समझ में आती है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अगर हम बोल दें कि XA + XB तो ये कितना इक्वल हो जाएगा, XA + XB बोल दें तो कितना हो जाएगा ये YA इंटू P अपॉन P0A प्लस YB इंटू P अपॉन P0B, यहाँ B कर देंगे, सॉरी B। क्लियर है ये समझ में आ चुका है, ठीक है। और चूँकि सभी जानते हैं बेटा क्या कि XA + XB जो मोल फ्रैक्शन होता है हमेशा बेटा ये किसके इक्वल होगा, 1 के। तो क्या हम वहाँ 1 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। बेटा इनमें क्या कॉमन आपको दिख रहा है, इसमें क्या कॉमन है, P कॉमन है। तो हम P को जब हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1/P, ये 1 के इक्वल कर दिया, P कॉमन लेकर के इधर लेते हैं, 1/P = क्या हो जाएगा YA
अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी अपॉन पी नॉट बी। ये अपना एक नया इक्वेशन बन गया, ये अपना इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो बेटा जो है ये ग्राफ व्यू के अकॉर्डिंग ये क्या है अपना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आप जो है नोट कर लेंगे। तो अपने पास 3 फॉर्मूले टोटल बन चुके हैं। चलिए एक चीज़ मैं और समझाता हूँ यहाँ पे आपको। बेटा ये बात हमेशा याद रखना कि सर ये जो आपने डेरिवेशन किया इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए मैं समझाता हूँ। बेटा इंपॉर्टेंस ये है कि कभी ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि जब हमको लिक्विड देगा, लिक्विड फेज में पूछेगा, तो हम राउल्ट्स लॉ में अगर हमको टोटल प्रेशर निकालना था, ध्यान समझेंगे इसका रोल क्या है। अगर हमको क्या है राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग लिक्विड फेज में हमको टोटल प्रेशर निकालना रहता था, तो हम इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर में मोल फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर देते थे। किसमें? मोल फ्रैक्शन किसमें? लिक्विड फेज में। एक्स से एक्स भी किसमें है? लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके दोनों को सम करके हम टोटल प्रेशर यहाँ से निकाल लेते थे। आ रही बात समझ में? ठीक है, लेकिन अगर इसी जगह पे आपसे क्या पूछे, इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको इंडिविजुअल गैस का पार्शियल प्रेशर दे दें, आ रही बात समझ में, इंडिविजुअल गैस का प्रेशर दे दिया है, ठीक है, और क्या पूछे, और हमको जो मोल फ्रैक्शन दे वो क्या दे, वेपर फेज में दे, और टोटल प्रेशर पूछे, तो इस फॉर्मूले से हम टोटल प्रेशर और इनके बीच का जो रिलेशन ये लगा करके हम टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। समझ में आया बेटा? क्योंकि पी नॉट ए पी नॉट बी देगा और एक्स एक्स भी देगा, टोटल प्रेशर पूछेगा तो फार्मूला, और अगर पी नॉट ए पी नॉट बी दे रहा है और वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन दिया है, तो उससे लगा कर टोटल प्रेशर निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और ग्राफ के लिए भी यूज किया जाता है। बताइए बेटा क्या इतनी बात समझ में आती है? इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को? ठीक है, तो ये था अपना कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, यानी कि यही क्या है डाल्टन्स लॉ वर्सेस राउल्ट्स लॉ। ठीक है, इसको पूरा नोट कर लेंगे। उसके बाद जो है अपन इस पे क्वेश्चंस पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो नोट कर लिए होंगे बेटा। चलिए अब इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन करके देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखेंगे, एक क्वेश्चन लिखेंगे, बोल दें क्या क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन लिखेंगे इफ ए कंटेनर contain two components A and B, having partial pressure या वेपर प्रेशर ले लीजिए, वेपर प्रेशर कितना है लिखेंगे, हैविंग वेपर प्रेशर 100 and 150। पहले ही का कितना है 100 है, ए का है 100 यानी पी नॉट है कितना 100, और दूसरे कितना दे रहा है 150, 150 है। इफ इट्स मोल या नंबर ऑफ मोल्स आर 2 and 3 respectively, then calculate mole fraction of A and B, in vapor phase, बेटा क्वेश्चन समझ में आ चुका है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, इसके आगे जो है मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये अपने पास 3 इक्वेशन बनाई है, 3 फार्मूले हैं। इरेज करता हूँ मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए देखते हैं। ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में क्या कह रहा है, कह रहा है जो पी नॉट ए है वह अपना कितना दिया हुआ है 100, पी नॉट बी जो दिया हुआ वो कितना दिया है 150 दिया हुआ है, जो एन ए दिया हुआ वो कितना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना दिया है बेटा, ये दिया है अपना 2, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना दिया हुआ है 3, और अपने से पूछ क्या रहा है, पूछ रहा वेपर फेज में ए और बी का जो है पार्शियल मोल फ्रैक्शन कितना होगा, यानी वाई ए पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है अपने से वाई बी पूछ रहा है, ये दोनों चीज़ें पूछ रहा है। बेटा क्या इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, ये चीज़ें दी हुई हैं और ये अपने से पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़े, जैसे वाई ए इक्वल टू फॉर्मूला लगा ले अपन इक्वेशन फर्स्ट से, तो वाई ए इक्वल टू क्या होता है पी नॉट ए इंटू एक्स ए अपॉन क्या होता है पी टोटल प्रेशर। अरे बात समझ में? ठीक है, तो क्या अपन ने प्रेशर पूछा गया है, पहले तो ये सोचिए बेटा क्या इसमें प्रेशर दिया हुआ था, बेटा इसमें प्रेशर बिल्कुल भी
नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब प्रेशर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो अपने को अब दिक्कत आएगी। अपने को ये पता है, ठीक है, ये अपन निकाल एक्स से एक्स भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बेटा? एक्स के मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना हो, कैसे निकालेंगे? कहते हैं उसके मोल बटे टोटल मोल, मोल फ्रैक्शन निकालना। तो उसके मोल कितने हैं? एक मोल है 2 अपॉन टोटल मोल कितने हैं? 2 + 3 कितना हो गया? 5, ठीक है। एक चीज़ और बेटा, कभी भी आपको अगर, ठीक है, एक मैं ट्रिक बताता हूँ जिससे आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। अगर अपने को एक का मोल फ्रैक्शन पता है, दूसरे का निकालना है, एक्स भी निकालना है, तो हम बार बार ऐसे नहीं लिखेंगे 3/5। आप देखिए बेटा, सिंपल सी बात है, चूंकि क्या होता है एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है? इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। तो अगर एक हमको पता है तो दूसरी अपने को कोई ऐसी डिजिट यहाँ पे रखनी है जिससे ये 1 हो जाए, ठीक है। और मैं आपको सिखाता हूँ कि अगर एक डिजिट पता है, दूसरी डिजिट ऐसे कौन से रख दे तो 1 हो जाए। तो इसका ये तरीका होता है। जैसे अपने को पता है ये 2/5 है, तो अपने को डिनोमिनेटर कभी चेंज नहीं करना है, यानी अपॉन अपने क्या करना है? 5 करना है। 1 लाना है, अपन 5 करना है, ठीक है। और 2 में कितना ऐड कर दीजिए कि ये 5 के बराबर है, कितना है? 3, तो अपन ऐड कर सकते हैं 3। आ रही बस में? यानी कि अगर x से कितना है? 2/5 है, तो x भी कितना होगा? 3/5 है। यानी a का मोल फ्रैक्शन इतना है तो b का इतना होगा, ठीक है। ऐसे कि हम काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, अभी मैंने बोला आपसे कि अगर कोई अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसमें दे देता है x से कितना है? 4/7। मैं बताऊँ कि बोलो बेटा जो है इसमें x भी कितना होगा मोल फ्रैक्शन, तो क्या करना है? डिनोमिनेटर आप बेटा सेम रखेंगे 7, और 4 में कितना ऐड कर दें? 7 हो जाए, ठीक है। तो 3/7। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है सभी को? अभी देखिए, अभी कहीं पर x से दे दे, कितना x से दे दिया, ठीक है। कर है कि बताइए ये 3/9 है, तो बताइए x भी कितना होगा? हम इसको क्रॉस काट भी सकते हैं, लेकिन हमने कोई सब नहीं करना है। डायरेक्ट अपन क्या कर सकते हैं? अपॉन डिनोमिनेटर सेम रखिए 9। 3 में कितना जोड़ दें बेटा कि 9 हो जाए, ठीक है। 3 में कितना ऐड कर दें? 6, ये हो गया 6, बाद में डिवाइड कर लेंगे। क्या इतनी बात समझ में आती है? तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। तो चलिए देखते हैं आगे। ये आगे अपना x से कितना आ गया? जो है 2/5, और x भी कितना आ गया? 3/5, ठीक है। तो अपने को टोटल प्रेशर दिया नहीं है, बल्कि टोटल प्रेशर का आप क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे? अपन ओ वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो P इक्वल टू क्या होता है? P0A XA प्लस P0B XB, इसको यूज कर सकते हैं। तो P0A क्या है बेटा? P0A दिया हुआ कितना? 100 इंटू XA कितना दिया हुआ? ये 2/5 प्लस कर दिया P0B कितना दिया है? 150 मल्टीप्लाई कर देंगे XP कितना दिया है? 3/5। कितनी बात समझ में आती है? 5 2 जा ये 20 हो गया, ये 5 3 जा 30 हो गया, ये 2 2 जा कितना हो गया? 40 अपॉन 3 से कितना हो गया? 90 इक्वल टू कितना आ गया? टोटल प्रेशर कितना आ गया? 130। कितनी बात समझ में आती है? अब 130 आ चुका है बेटा। मोल फ्रैक्शन YA निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो YA इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? P0A कितना दे रखा है? P0A 100 इंटू क्या कर दिया? x से अपन ने निकाल लिया कितना? 2/5 डिवाइडेड बाई, इसको अपन डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अपन टोटल प्रेशर कितना है अपना? 130। क्या इतनी बात समझ में आती है? ठीक है। इसको बेटा क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। मेरे पास इसका आंसर है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि अपना जो ये जो YA आएगा, ये सॉल्व करने का 4/13। कितना आएगा ये? 4/13, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे अपना 4/13। जैसे कि मैंने बताया इसको डेसिमल में नहीं ले जाना है, ठीक है। तो अपन ध्यान से देखेंगे, इसको ऐसे मैं काट दूँ, इसको 5 2 जा ये 20 हो गया, 22 जा कितना? 40 अपॉन 130, यानी कि 0 0 कट गया 4/13, ठीक है। अगर YA इक्वल टू 4/13 है तो बेटा ये मोल फ्रैक्शन ही तो है, तो हमको क्या YB कैलकुलेट करने की ज़रूरत है? बेटा हम नहीं कैलकुलेट कर, हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। कितना? डिनोमिनेटर हमेशा क्या रहेगा? सेम 13 कर दिया। अब बात करेंगे सर इसमें कितना आएगा, ठीक है, ऊपर कितना आएगा? तो 4 में कितना जोड़ दिया जाए कि ये 13 हो जाए? आधी बात में 4 में कितना जोड़ दिया? 13, तो कितना जोड़ देंगे? 9। तो बेटा ये 9/13 ही आएगा। आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। YB जो निकालना है तो P0B कितना दिया हुआ है? 150 इंटू कितना हो जाएगा? XB अपन ने निकाला 3/5, इस डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 130। क्या इतनी बात समझ में आती है? अब देखिए 5 3 जा 15 और 3 3 जा कितना? 90 अपॉन कितना हो गया? 130। 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया? 9/30। देखा, अपन इसको बेटा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आती है? तो अपने को YA और YB अपने को ये पता चल गया। ये कितना गया? 4/13 और 9/13 हो गया। इसका YA/2 YB भी पूछ सकता था कि YA/2 YB कितना होगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 4/9, ये इसका आंसर हो गया और एक ही हो गया।
क्या इतनी बात समझ में आती है क्या ये? ठीक है, ये पूरा सॉल्व किया है अपन ने, ये निकाला है। ठीक है, लेकिन बेटा हम लोग क्या करेंगे, जनरल अप्रोच से मैं चाहूँ तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो अपन इसको ना करके एक ट्रिक तो मैंने बताई, अगर एक्स से पता है एक्स भी तो उससे अपन यहाँ से यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं बिना कैलकुलेशन के। ठीक है, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ बेटा, मैं आपको एक और इससे भी शॉर्ट ट्रिक बताना चाहता हूँ। चलिए देख लेती, इस कॉन्सेप्ट को आप हमेशा याद रखना है। अब जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं बेटा याद रखना, इसको लिख देंगे सत्येंद्र मिश्रा सर का कॉन्सेप्ट, SM कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा अपन ने क्या किया है। ठीक है, जैसे कि अपने को ये निकालना है ये दोनों। ठीक है, अगर इनको निकालना है, मैं अगर ऐसे करूँ इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दूँ, ध्यान से देखेंगे, अगर मैं क्या करूँ YA/YB कर दूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, क्योंकि प्रेशर का अपने पास प्रेशर जैसा बेटा अपन ने पूछा ही नहीं था, प्रेशर पूछा नहीं, उसके बाद भी अपन ने क्या किया, ये इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन कर डाली है। ठीक है, तो मैं चूंकि देख पा रहा हूँ दोनों में प्रेशर कॉमन है, तो चलिए देखते हैं। तो YA/YB करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये P0A XA/P इज डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड हो जाएगा, ये P0B XB/ क्या हो जाएगा P, और P से P बेटा यहाँ पे कैंसिल, और चूंकि x से इक्वल टू क्या हो जाएगा, x से इक्वल टू क्या है, उसके मोल, यानी कि Na/Na + NB। ठीक है, उसी तरह से XB बराबर क्या हो जाएगा, उसके मोल, यानी कि NB/टोटल मोल Na + NB। क्या इतनी बात समझ में आती है, ये पहले पढ़ा चुके हैं। अब इसको बेटा इस फॉर्मूले में रख दीजिए, तो YA/ क्या हो जाएगा, YB इक्वल टू क्या हो जाएगा, P0A इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे, Na/Na + NB, और अपॉन क्या हो जाएगा, P0B इंटू NB/Na + NB। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए, ये और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्या बचा, ध्यान से देखेंगे, YA/YB इक्वल टू क्या हो जाएगा, P0A इंटू Na अपॉन क्या हो जाएगा, P0B इंटू NB। ठीक है बेटा, ये अपने पास एक स्पेशल फार्मूला आ गया है, इसको ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, अब बेटा यही जो क्वेश्चन हम लोगों ने इतने समय लगाए, इतने सॉल्व किए, अपन चाहे इससे डायरेक्टली कर सकते हैं। करके दिखाऊं इससे बेटा, अपन चाहे तो इसको जो है अपन डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अब क्या है, इसमें अपने को ये 4 चीज़ें दी थी और ये चारों चीज़ें आप देखेंगे इसमें पता है, यानी कि डायरेक्ट अपन कर लें, डायरेक्ट सोल्यूशन देखिएगा। इसी बेटा जो अपन ने इतना लंबा चौड़ा किया है उसको अपन इससे कर सकते हैं। ये आप याद रखिए, ये स्पेशल फार्मूला मैंने बनाया है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना हो गया, P0A कितना दिए बेटा, 100 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने दिए हैं, 2, डिवाइड कर दिया कितने, 150। P0B कितना दिया है बेटा, 150 इंटू इसके जो मोल्स दिए कितना है, ये बेटा 3 दिया हुआ है। क्या इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, इसको मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो 5, पहले 0 0 कट गया, 5 2 = 10, 5 3 15, 2 2 कितना हो गया बेटा 4, और 3 3 कितना हो गया 9, यानी कि YA/YB का रेशियो देखिए बेटा, हम इतना सॉल्व किए थे तो भी कितना आया था 4/9। अब अगर इंडिविजुअल पूछता है, एक लाइन में बेटा अपन ने सॉल्व कर लिया इसको, अगर ये इंडिविजुअल पूछता है कि YA और YB कितना होगा, तो YA क्या है, मोल फ्रैक्शन, ये तो रेशियो है ना, ये क्या है, YA क्या है, फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन का फ्रैक्शन है, तो कॉमन चीज़ें डिवाइड हो जाएंगी। तो YA/YB आया है। अगर पूछता कभी कि बताइए YA/YB निकाल लिया, पूछता YA मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ह्यूमन पर फेज कितना होगा, तो क्या करते हैं उसके मोल बटे टोटल मोल, तो YA के कितने आए हैं 4/YB कितने आए हैं 9, यानी कि अब क्या उसके मोल कितने हैं 4, टोटल मोल कितने हैं 4 + 9 कितना हो गया बेटा 13। अभी इसमें पूछता YB बताइए कितना है, तो एक तरीका ये कि डिनोमिनेटर अपन डायरेक्ट लिख दे कितना 13, और 4 में से कितना कर दिया जाए, ऐड की 19 है तो 9, इसको अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपन ऐसे भी कर सकते थे। ध्यान देखेंगे, उसके मोल YB के मोल कितने हैं बेटा 9 टोटल मोल कितने हो जाएंगे 4 + 9 कितना हो गया 13, चाहे जैसे करिए बेटा आंसर आ जाएगा। अपने को बेटा ये इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है, अपने को डायरेक्ट करना है। जेई वाला बेटा एक क्वेश्चन पे कितना देगा, 2-2.5 मिनट देगा, आपको उतने के अंदर सॉल्व करना रहेगा। ये क्वेश्चन नीट में आ जाएगा तो आपके पास 1 मिनट में केवल एक ही बार करना रहेगा। ये अपनी ट्रिक हो गई। अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो अपने को क्या करना है बेटा, ये पूरा जैसे समझाया गया है वैसे पूरा का पूरा सॉल्व करके ऐड करना है। क्लियर है? ये क्या इतनी बात समझ में आती है? चलिए बेटा अब क्या करेंगे, अपन एक और छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे, इफ इन ए सोल्यूशन ऑफ टॉल्यूइन एंड बेंजीन, इफ इन ए सोल्यूशन ऑफ टॉल्यूइन एंड बेंजीन its vapor pressure is
50 एंड 120 कितना दिया है 50 और कितना दिया है 50 एंड 120, 50 एंड 120। इफ टोटल प्रेशर कितना दिया, इफ टोटल प्रेशर इज 120 if total pressure is 120 then find out mole fraction of benzene and toluene in vapor phase, then find mole fraction of benzene and toluene in vapor phase। बेटा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी को, ये फार्मूला नोट कर लेंगे, अपने पास एक स्पेशल फार्मूला है, ठीक है। चलिए बेटा अब बात कर लेते हैं हम लोग बेंजीन और टॉल्यूइन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर एक सोल्यूशन है जिसमें जो है टॉल्यूइन और बेंजीन का वेपर प्रेशर, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ऐसे करके कि वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना दिया है 150 और वेपर प्रेशर ऑफ क्या दिया है टॉल्यूइन कितना दिया है 50, ठीक है, और जो टोटल प्रेशर दिया है ये कितना दिया है 120 दिया हुआ है 120। अब पूछ रहा है इसमें क्या कि YB कितना होगा और Y टॉल्यूइन वेपर फेज में कितना होगा, बेटा ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप सोच के देख लीजिए सबसे पहली बात ये अपने को टोटल प्रेशर पता है, P0A और P0B नहीं पता है अपने को, क्या सॉरी P0A P0B पता चल गया। मोल फ्रैक्शन निकालना बेटा इतना आसान नहीं है, ये टोटल प्रेशर दिया उससे मोल फ्रैक्शन, यानी ये देखने में ऐसा लग रहा है कि हमको क्या है बहुत ज़्यादा स्टेप्स में जाना पड़ेगा तब जा कर के हम क्या करेंगे इसको सॉल्व कर सकें। बेटा इसका जो रियल तरीका हो क्या है बहुत ही ज़्यादा टफ है, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट मैंने क्या समझाया था कि जब भी टोटल प्रेशर और ये दिया हो, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन मैंने समझाया था कि मैंने आप लोगों को बेटा एक एसएम सुपर ट्रिक दी थी, याद करिए सबसे महान ट्रिक दी थी मॉड वाली, ठीक है। तो मॉड वाले से हम क्या कर सकते हैं, ये मोल फ्रैक्शन, वेपर प्रेशर, ठीक है, मोलैलिटी, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, डेंसिटी, ठीक है, एवरेज डेंसिटी, इन सब के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, तो अपन क्या करेंगे उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होगा, ठीक है, इसका सोल्यूशन। तो मैंने क्या समझाया था बेटा कि जैसे अगर हमको क्या करना है मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, सबसे पहले किसका, सपोज करते हैं बेंजीन का, ठीक है। तो बेंजीन का निकालना सबसे पहले क्या करेंगे डिनोमिनेटर में क्या करेंगे दोनों का लेंगे डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस 150 और 50 का डिफरेंस कितना, मॉड में साइन देखते नहीं, 50 में से 150 माइनस करें, ये 150 में से 50 माइनस करें बेटा आएगा कितना अपना 100 ही आएगा, तो यहाँ आ गया कितना 100, ठीक है। उसके बाद ऊपर मैंने क्या समझाया था आपको बेटा, ऊपर बताया था मैंने कि यहाँ क्या करना है, यहाँ जो टोटल है एवरेज का 120 माइनस, अब क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान देखेंगे, यहाँ चलिए लिख देता हूँ पूरा 150 माइनस 50, बेटा 50 माइनस 150 करेंगे तो भी मॉड में साइन लेता, और वाई भी निकालना है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है, तो टोटल रखेंगे 120 माइनस यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से बेंजीन निकालना तो बेटा टॉल्यूइन का रखेंगे, तो यहाँ कितना है 50, ठीक है, काउंट कर लीजिए यहाँ पे, तो 120 में से क्या किया माइनस कर दिया 50, तो ये कितना बच गया बेटा 70 अपॉन कितना हो जाएगा ये 100, ये कट गया कितना आ गया ये 7/10 इसका मोल फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। अगर वाई भी अपने को पता चल गया बेटा, क्या वाई टी हम नहीं निकाल सकते मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन, कैसे निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, तो डिनोमिनेटर हमेशा होता है सेम 10 कर देंगे, और यहाँ पे कितना 7 में कितना ऐड कर दें कि 10 हो जाए, तो 3 यानी कि 3/10। बेटा नहीं अच्छा लग रहा है, चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन, बेटा यहाँ तो वही रहेगा मॉड 150 माइनस 50, बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ टोटल कितना था 120, अब टॉल्यूइन का निकालना है तो बेंजीन का रख दो, कितना दिया है ये 150, कहते हैं समझ में आती है बेटा, साइन कन्वेंशन यहाँ नहीं होता कोई भी, ठीक है। 150 में से 120 माइनस करिए, 120 में से 150 अगर मॉड लगाए तो साइन नहीं देखी जाएगी, ये कितना आ जाएगा अपना 30 अपॉन कितना आ जाएगा बेटा 100, इसको डिवाइड कर दिए कितना आ जाएगा 3/10, बेटा सॉल्व करिए ना करिए, ये भी एक ट्रिक थी और ये अपने पास एक सुपर ट्रिक बन गई, अगर एक दिया हो तो दूसरा अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। और वैसे क्या करते हैं बेटा, हम फार्मूले में क्या रहते हैं उलझे रहते हैं बार बार, ठीक है, कि कैसे निकालना है कहाँ पहुँचाना है, ठीक है। कहते हैं बस अपने क्या करते हैं, पता चले कि x मान लिया उसका कुछ मान लिया, फिर इसको 1 माइनस x मान रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस चल जाएगा, अपन शॉर्ट में इसको बस 2 लाइनों में क्या कर सकते हैं इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आती है बेटा, ठीक है, आसान है ना, ठीक है। तो बस इसी टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ये जो मैंने समझाया है इसका क्या है बेटा, एक ग्राफ व्यू भी होता है, तो अपन ने एक फार्मूला भी पढ़ा था, मैंने बोला था ग्राफ व्यू में वो काम आएगा, अपन ने बताया था 1/p = YA अपॉन P0A प्लस YB अपॉन P0B करके मैंने अभी क्या है एक फार्मूला बना रखा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन इसका एक फटाफट ग्राफ व्यू देख लेते हैं, चलिए देखते हैं
कि अगर मैं ग्राफ पूछूँ आपसे, बताइए बेटा वेपर प्रेशर, मैंने क्वेश्चन किया आपसे किसका, कि वेपर प्रेशर, अब जानते हैं ग्राफ बेटा इसमें हमेशा 2 बार बनता है क्योंकि मोल फ्रैक्शन की वजह से। मैं पूछा अभी तक अपन एक्स से मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच निकालते हैं, अभी क्या है वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच का ग्राफ निकालना है। सपोज कर लेते हैं ये इधर से इधर चल रहा है, ये 0 है और ये क्या है 1 है, ठीक है। अब ध्यान देखें बेटा ग्राफ बनाना है तो क्या कहें, ये रहा अपना क्या वेपर प्रेशर, अब वेपर प्रेशर है, ठीक है, और वाई ये वेपर प्रेशर और ये क्या है वाई है। बेटा अगर ये डायरेक्टली होते, इसको मान लेंगे क्या y और इसको मान लेंगे x, तो एक दूसरे क्या है ये इन्वर्सली है। बेटा अगर ये एक दूसरे की इन्वर्सली है तो हमेशा क्या हो जाएगा ये मतलब कर्वेचर ग्राफ आएगा, और डायरेक्टली है तो स्ट्रेट लाइन जाता है। बेटा केमिस्ट्री में 2 ही ग्राफ होते हैं, ठीक है। अब अगर ये 0 है, ध्यान से देखेंगे, अगर y मैं बेटा 0 कर दूंगा तो ये समथिंग अपॉन 0 इक्वल टू ये तो 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया, अगर y 0 कब होगा, जब y भी कितना होगा बेटा 1, तो ये 1 हो गया। तो जो प्रेशर है बेटा ये किसके बराबर हो जाएगा, P0B के, यानी कि अब बेटा जो प्रेशर अपन स्टार्ट करेंगे, कहीं से भी स्टार्ट करेंगे तो हमेशा ये कहाँ से स्टार्ट होगा, P0B से स्टार्ट होगा, ठीक है। आ रही बात में बात करें सर लास्ट तक प्रेशर कहाँ तक जाएगा, ध्यान से ये भी तो क्या है, ये भी वेपर प्रेशर की लाइन है। लास्ट में कहाँ तक जाएगा, जब ये 1 हो जाए, बेटा ये 1 हो जाए, ये 1 तब होगा जब ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा डिजिट क्या हो जाएगा 0, तो y इक्वल टू 1 रखेंगे। जैसे बेटा 1 रखेंगे तो p किसके इक्वल हो जाएगा, P0A के, ज़्यादा कौन रहेगा P0A, इसलिए अपन क्या करेंगे, ये हो गया वेपर प्रेशर कितना हो गया P0A, और दोनों को मिलाएंगे, लेकिन कैसे बेटा ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली हैं, तो इन्वर्सली हैं तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, कर्वेचर में हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है, क्लियर है। लेकिन बेटा मैं चाहता तो यहाँ पे एक चीज़ और पलट सकता था। अभी मैं इसी ग्राफ को आपसे अगर मैं ये बोल देता बेटा ये YA, ठीक है, और 1/P के बीच में बताइए वेपर प्रेशर है लेकिन इन्वर्सली है। अब क्या करेंगे, सेम कंडीशन है, अभी भी ये क्या है, ये 0 से 1 की तरफ मूव कर रहा है, ये भी आपका वेपर प्रेशर है, ये भी 1/P है, ठीक है, और ये मोल फ्रैक्शन है किसमें, वेपर फेज में। इनके बीच का ग्राफ बताना है 1/P और YA, 1/P और YA, तो बेटा 1/P है। अब अभी तक ये P था तो इन्वर्सली था, अब देखिए 1/P हो गया, तो बेटा ये क्या हो गया, डायरेक्टली ये y हो गया और ये x हो गया, और y और x क्या है एक दूसरे के डायरेक्टली है तो पक्का स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन जब बेटा YA 0 रहेगा, ठीक है, ये 0 कब रहेगा, जब ये 1 रहेगा, और जब ये 1 रहेगा तो ये तो पूरा 0 हो गया, ये 1 हो गया, 1 हो गया, यानी कि y क्या है बेटा इन्वर्सली आ रहा है किसके, 1/P जो है ये किसके है, P0B में आ रहा है, इन्वर्सली में। क्लियर है ये, यानी कि सिंपल सी बात है बेटा, ये इन्वर्स में जब डायरेक्ट रहेगा तो अभी ये कम और ये ज़्यादा ऐसे था, अभी क्या होगा बेटा ये ज़्यादा होगा, यानी कि P0B यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही इन्वर्स में है ना, रिवर्स आ गया ये, और जैसे ही अपन क्या किए YA इक्वल टू 1 करेंगे, यानी ये YB 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ 1 करेंगे तो 1/P क्या हो जाएगा, जो है P0B के इन्वर्स में आ जाएगा, यानी कि लास्ट में जो आएगा वो कितना आ जाएगा, P0A आ जाएगा। लेकिन बेटा दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ये इसको लेकर के क्या है 1/P एंड PA क्या है एक दूसरे के क्या हैं, डायरेक्टली हैं। बेटा अगर डायरेक्टली आएगा तो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, तो यहाँ से बेटा यहाँ तक अपना कौन सा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। क्या इतनी बात समझ में आती है, थोड़ा सा ये सही नहीं है, अपन क्या करेंगे इसको स्ट्रेट लाइन बना देंगे, ठीक है। तो ये जो है इस जो है फॉर्मूले से अपन ने क्या किया, ये 2 ग्राफ, ये किसी का भी पूछ सकता है बेटा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसीलिए मैंने बोला था कि जो अपना इक्वेशन नंबर 3 है ये राउट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ से डायरेक्ट मैच करता है, और इसी इक्वेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, ग्राफ को ड्रा करते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। इसके बाद बेटा अपने पास 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, ये हो गया अपना कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। इसके बाद 2 कॉन्सेप्ट और आते हैं, तो मैं समझा देता हूँ कि 2 कॉन्सेप्ट क्या हैं। सबसे पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ कंडेंसेशन इन वेपर फेज, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है, इन वेपर फेज। और दूसरा आता है अपना कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टिलेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टिलेशन, ठीक है। पहले मैं एक समझा देता हूँ। सपोज करते हैं कि बेटा ये कंटेनर था, इसमें मैंने एक सोल्यूशन लिया था A+B, ठीक है। अपन यहाँ पे वेपर बनी, इस वेपर को अपन ने गुजारा, ठीक है, और दूसरे एक जो है दूसरे कंटेनर में ले गए। लेकिन अभी यहाँ पे इसका मोल फ्रैक्शन क्या है, YA है, और दूसरे का क्या है, वेपर फेज में YB है, और यहाँ क्या था XA है, और यहाँ क्या है XB है। अगर हम यहाँ पे इसको ले जा रहे हैं तो वेपर जा रहे हैं, यहाँ पर ने क्या किया, एक कंडेंसर लगा दिया।
बेटा कंडेंसर लगाने मतलब समझ रहे, अब इसको क्या करेगा ये, कुछ को लिक्विड में, जब ये वेपर यहाँ से पास होगी तो ये क्या करेगा, इसको लिक्विड में चेंज कर देगा। तो पूछेगा बताइए अब यहाँ पर जो XA होगा, XA डैश मान ले या XB डैश, और यहाँ पर YA डैश या YB डैश कितना होगा। सबसे पहला ये, तो एक ये हो गया। दूसरा बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है कि अपने पास क्या है कि एक जो है सोल्यूशन है, उसके अंदर कुछ क्या है, इम्प्योरिटीज हैं, तो हम क्या करेंगे, उन इम्प्योरिटीज को हटाएंगे और उसको प्योर करेंगे, कहते हैं ना डिस्टिलेटेड वाटर, ठीक है, प्योर वाटर। जिसमें इम्प्योरिटी था तो इम्प्योरिटी केस में इसका मोल फ्रैक्शन कितना था, XA XB, और वेपर फेज में कितना था, YA YB। अगर उस इम्प्योरिटी को हटा दिया जाए तो XA XB कितना होगा और YA YB कितना होगा, इसका कैलकुलेशन बेटा। लेकिन ये जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं ये अपने किसके लिए, स्पेशली ये JEE मेन प्लस एडवांस के लिए होते हैं। एडवांस नीट में तो कम, लेकिन ये JEE मेन और एडवांस के टॉपिक हैं, ठीक है। तो बेटा ये जो टॉपिक्स हैं मेन जो कंपटीशन हमारे, इसको तो मैंने बेटा आपका जो है कॉम्पिटिटिव लेवल तक पूरा IIT लेवल तक जो है इसको पढ़ा दिया है, बोर्ड प्लस IIT नीट को लेकर के। कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज ये अपने सिलेबस में भी था। लेकिन बेटा ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो स्पेशली किसी एग्जाम में, जैसे कि वो केवल IIT के लिए हैं, JEE मेन के लिए हैं, तो अगर कोई नीट के लिए अगर कोई ऐसा स्पेशल टॉपिक होगा, ठीक है बेटा, उसको मैं आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में पढ़ाऊंगा। बस आपको मैं हमेशा पॉइंट बताते रहूँगा, आप इसको नोट करते जाइएगा। ये बेटा ये वीडियो लेक्चर्स में नहीं बताऊँगा, ठीक है। ये चीज़ अपन क्या करेंगे, क्योंकि बेटा ये सिलेबस भी थोड़ा सा पीछे चल रहा अपना, इतने लेक्चर हो चुके हैं, तो इस वजह से अपन क्या करेंगे, इसको जो है अपन क्या करेंगे ऑफलाइन क्लास जब पढ़ाएंगे तो आप लिख जरूर लीजिएगा कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट में अभी आपको ड्रॉप करते जा रहे हैं, जो कोई मेनली किस में है, IIT में है या जो है, या स्पेशली मैं बताऊँगा कि नीट में है, इसमें है, ठीक है। तो अपन इन दोनों कॉन्सेप्ट को जो है ऑफलाइन में देखेंगे। और इसके आगे अपन पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, उसमें आइडियल एंड नॉन आइडियल पढ़ाऊंगा। कहने के लिए बेटा यहाँ की बुक्स में ऐसे लिखा होता है कि जो आइडियल सोल्यूशन होता है, ठीक है, वह क्या है, एक टाइप का कहा जाता है कि आइडियल सोल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो करे किसी भी टेम्परेचर प्रेशर कंसंट्रेशन पे, वो क्या है अपना ये आइडियल सोल्यूशन है। और अगर जो है अगर वो फॉलो नहीं करता वो क्या है, नॉन आइडियल है। लेकिन बेटा कंपटीशन में ये ऐसा नहीं है। अगर कॉम्पिटिटिव की बात करें मैं लिखवा दूंगा, लेकिन अगर हम बात करेंगे कंपटीशन की, ठीक है, तो उसमें ऐसा नहीं कहा जाता कि बेटा आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और अगर कॉम्पिटिटिव लेवल के बेसिस पे आइडियल और नॉन आइडियल हम किसको कहेंगे, बेटा इतना अच्छा डिफिनेशन बनाया गया है कि अगर हम उस डिफिनेशन को पढ़ें हम सोल्यूशन को देखते ही बता देंगे, क्योंकि आपको तो न्यूमेरिकल्स करने बेटा, हम जैसे उसको देखेंगे हम तुरंत बता सकेंगे कि वो जो सोल्यूशन दिया गया है वह आइडियल है कि नॉन आइडियल है, क्योंकि हम राउल्ट लॉ नहीं देख सकते जब तक हम उसको कैलकुलेशन नहीं करेंगे। लेकिन वैसे हम क्या कर सकते हैं, जो मैं आपको डिफिनेशन बताऊंगा उसको देखते बता देंगे ये सोल्यूशन आइडियल है कि नॉन आइडियल है। हमको राउल्ट लॉ इसमें लगाना है भी नहीं लगाना है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो सब अपन नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा।